इंश्योरेंस एडवाइजर के पास लोग तब आते हैं जब आग लग जाती है, यस जब गाड़ी चोरी हो जाती है, जब गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, या घर में कोई तो हॉस्पिटलाइजेशन हो जाता है। जैसा इंश्योरेंस बेचा जा रहा है मार्केट में, उसमें बहुत बड़ा फॉल्ट है। ये इंश्योरेंस जो बेचा जा रहा है वो So it is in the interest of India also that India starts building financial advisors in India. Okay, not just financial distributors. इंश्योरेंस एडवाइजर वो या तो यूलिप प्लान बेचने पे उतारू होते हैं या फिर टर्म इंश्योरेंस बेचने पे उतारू होते हैं। आपने उसका कुछ पूछा ही नहीं, आपने उसका जो बाकी के स्टेबल इन्वेस्टमेंट्स हैं वो देखे नहीं, इमरजेंसी फंड है कि नहीं वो देखा नहीं, उनके गोल्स क्या है वो नहीं समझे और डायरेक्टली यूलिप चिपका दिया। देन इट इज नॉट द राइट थिंग टू डू। जैसे मान लो कि कोई न्यूली मैरिड कपल है, अब उनके बच्चा होने वाला है, तो उनको उस टाइम पे जैसे ही होता है तब इंश्योरेंस ले लेना चाहिए। बच्चों के लिए नहीं, बच्चों के एडुकेशन के लिए प्रिपेयर होने के लिए लेना चाहिए। Statistics data says that more than 50% of the parents spend their retirement money for funding their child's higher education. अच्छा, एक ऑकवर्ड मोमेंट आता है बहुत गजब का। जितने भी इंश्योरेंस एजेंट होते हैं वो जब इंश्योरेंस सेल करने जाते हैं वो बोलते हैं सर आपकी डेथ हो गई तो सर आपकी डेथ हो गई तो आपके बच्चे को क्या होगा। सचिन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका द फाउंडर्स जिम के अंदर। अभी हम थोड़ी सी बात कर रहे थे, मैंने आपसे पूछा सर कैसी ज़िंदगी चल रही है, तो आपने बोला थोड़ी सी एनजाइटी है, फाउंडर्स की जर्नी है, लोनली जर्नी है, अप एंड डाउन्स बहुत आते हैं। Absolutely. मैं बोलता हूँ देखो पूरी दुनिया वैसे ही पैसे के पीछे भाग रही है, सबको पैसा कमाना है तो कुछ ना कुछ चलता ही रहेगा लाइफ में। और फाउंडर्स की जर्नी तो वैसे भी लोनली होती है। लोनली क्यों होती है? क्योंकि उसको सब कुछ खुद ही करना है और सबसे आगे वो रहता है, तो जो आगे रहता है उसको कुछ आगे दिखता नहीं है और उसके पीछे पूरी दुनिया होती है। तो जैसे जैसे वो आगे चलता जाएगा तो लोनली रहेगा हमेशा। लीडर को हमेशा लोनली रहना पड़ता है क्योंकि उसको विजन देखना पड़ता है कि आगे मैं कहाँ लेके जा रहा हूँ पूरी दुनिया को। अब सचिन जी, आप देखो जिस सेगमेंट में हो, इंश्योरेंस सेगमेंट में, अब पैसा कमाने के लिए बहुत लोग फ्रॉड करते हैं, गलत मिस सेलिंग करते हैं, चीज़ें बेच देते हैं। अब शायद मुझे ऐसा लगता है कि आपने ऐसा कोई प्रोडक्ट डिज़ाइन किया है जो कि इंश्योरेंस एडवाइजर जितने भी लोग हैं उनको हेल्प करेगा ताकि मिस सेलिंग रोकी जा सके, ठीक है, और अच्छी सेल्स की जा सके, अच्छा पैसा कमाया जा सके। तो सबसे पहले सचिन जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आपकी जर्नी जानने से पहले थोड़ा सी प्रोडक्ट के बारे में जानेंगे, आपने क्या बनाया है, फिर समझेंगे कि आपने क्यों बनाया है। मैं आपको इसका शुरुआत के बारे में बोलता हूँ कि कैसे हमारे दिमाग में आया कि फिनर्जी के बारे में। एक 20 साल का एक्सपीरियंस है इंश्योरेंस इंडस्ट्री में मेरा। तो वो एक्सपीरियंस सिर्फ एजेंसी को बिल्ड करने में था, सेल्स पुश करने में था, जहाँ पर हम लोग स्टैंडर्ड थिंग करते थे। रिवॉर्ड, रिकग्निशन, मोटिवेशन, ट्रेनिंग, यही होता था एजेंट्स के लिए। और वो साइड ऑफ द टेबल लगा कि यही सब कुछ करने से एजेंट का लाइफ ईज़ी बन जाएगा और इससे सेल्स आ जाएगा। बट देयर केम अ पॉइंट वेरिन जब कॉर्पोरेट वर्ल्ड से थोड़ा बाहर जाने का सोचा और जब हम लोग ने सोचा कि हम लोग भी एडवाइसिंग करते हैं, तब समझ में आया कि द थिंग्स ऑन दिस साइड ऑफ द टेबल इज़ वेरी डिफरेंट। करेक्ट, ओके। इट इज़ नॉट एज ईज़ी एज कि प्रोडक्ट ट्रेनिंग हो गया, मोटिवेशन आ गया, एक रिवॉर्ड का कैरेट है, जाओ और हो जाएगा धंधा। नहीं, कस्टमर्स को इंश्योरेंस बेचना बहुत डिफिकल्ट है। तो हम लोग को एक समझ में आया कि इट इज़ नॉट वेरी इजी। यहाँ पर पुश सेलिंग हो रहा है और पुश सेलिंग की वजह से जो ये इंडस्ट्री के जो एजेंट्स हैं उनका बहुत बड़ा पेन पॉइंट है। बिकॉज पुश सेलिंग ये डम, अगर आप प्रोडक्ट के बारे में देखोगे तो प्रोडक्ट तो नेसेसिटी प्रोडक्ट है, इंश्योरेंस तो सबको चाहिए, करेक्ट। लेकिन इसका जो डिमांड है, एक्सेप्टेंस है, वो बहुत कम है। अगर आप कस्टमर को देखोगे इंश्योरेंस प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं है उनके। आईफोन ले लेंगे ईएमआई पर, 20,000 का हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लेंगे, 30,000 का टर्म प्लान नहीं लेंगे अपने फैमिली के लिए, 1.5 लाख का आईफोन ले लेंगे। आपने बोला ना कि इंश्योरेंस नहीं लेते लोग। लोग बोलते हैं कि भैया मैं अपनी फैमिली से बहुत प्यार करता हूँ, वो सब झूठ बोल रहे हैं। क्योंकि अगर उनको सही में बहुत प्यार होता ना तो सबसे पहले वो इंश्योरेंस लेते कि यार क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि उनको खुद को बेनिफिट नहीं मिल रहा है राइट नाउ, आज के आज ही। आईफोन ले लेंगे तो खुद को बेनिफिट मिलेगा, बट अगर परिवार से प्यार करते तो इंश्योरेंस लेते हैं। बट वो सब झूठ नहीं करते प्यार लोग। आपने ये बात सही बोला, लेकिन इसमें मैं इसी के लिए मानता हूँ कि जो जैसा इंश्योरेंस बेचा जा रहा है मार्केट में, उसमें बहुत बड़ा फॉल्ट है। ये इंश्योरेंस जो बेचा जा रहा है वो कमोडिटी प्रोडक्ट की तरह बेचा जा रहा है। प्रोडक्ट के फीचर्स के बारे में बात करें, एजेंट्स को पुश करके पुश सेलिंग हुआ जा रहा है। इंश्योरेंस क्या है ये सब लोग बोल रहे हैं, इनके लिए इसके लिए ट्रेनिंग बहुत अच्छी तरह से जा रही है। व्हाट इज इंश्योरेंस, दैट ट्रेनिंग इज गिवन टू एन एडवाइजर, बट व्हाई एन इंश्योरेंस, दैट इज नॉट गोइंग आउट इन द मार्केट। और इसी के लिए customers, although it is a necessity product, customers are not prioritizing it because they don't know why to buy insurance.
what we are doing at Finergy is in a process of ours. हम लोग का we are a sales CRM for insurance agents, wherein we have put a process that is perfect for getting that pull for insurance product from the clients. So our advisors are using this and are seeing that the customers are coming to them instead of they pushing the product to the customers, because we are solving the why, not the what. एब्सोल्युटली सर, मैंने यही, पर मैं जभी भी उन लोगों से बात करता हूँ तो मैं सुनता हूँ कि जब इंश्योरेंस एडवाइज़र के पास लोग तब आते हैं जब आग लग जाती है, Yes. जब गाड़ी चोरी हो जाती है, जब गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, या घर में कुछ दुःख दुःख मतलब या तो हॉस्पिटलाइज़ेशन हो जाता है, अरे यार वो 1 दिन पहले इंश्योरेंस एक्सपायर हो गया था, अब मुझे इंश्योरेंस दिलवा सकते हो क्या आप? Yes. तो ये सबसे बड़ी गलती है लोगों की कि शायद इंश्योरेंस आपकी जान बचा सकता है, बट आपको थोड़ा-थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करना है, वो शायद लोग करते नहीं हैं। ठीक है, मैं तो द फाउंडर्स जिम के माध्यम से बता रहा हूँ, जिनके पास बहुत पैसा नहीं है, बहुत वेल्दी नहीं है। वैसे भी मैंने किसी के साथ एक पॉडकास्ट किया सर, एक बंदे के साथ में, तो उन्होंने बताया कि मैक्सिमम इंश्योरेंस लिमिट इज़ 800 करोड़। Okay. मतलब बहुत वेल्दी पर्सन के लिए 800 करोड़ रुपए की हो सकती है, बस जिसके पास $10 बिलियन है, जिसके पास 25-50 बिलियन डॉलर है, जिसके पास $100 बिलियन है, उनका क्या? तो उनके लिए इंश्योरेंस मैटर ही नहीं कर रहा ना, इंश्योरेंस मैटर करता है उन लोगों के लिए जो वास्तव में थोड़ा कम पैसा कमाते हैं और जिनको एकदम रिस्क जब आ जाए, तब पैसा कहाँ से मिले, वो इंश्योरेंस कंपनी देगी। अब दूसरा रीज़न की भी है कि लोग जो सेल करते हैं, वो गलत सेल क्यों करते हैं सर? आप बताइए, क्यों गलत सेल करते हैं, सिर्फ़ पैसा कमाने के लिए? अभी जो ट्रेडिशनल जो 2001 से जब प्राइवेट सेक्टर ऑल्सो इंश्योरेंस इंडस्ट्री में आए, तब से अगर आप अब तक देखोगे, इनोवेशन तो बहुत हुआ है इंडस्ट्री में। प्रोडक्ट इनोवेशन हुआ है, टेक्नोलॉजी इनोवेशन हुआ है, बेसिकली द ऑपरेशनल टेक्नोलॉजी का बहुत इनोवेशन हुआ है। अभी थिंग्स आर मच ईजियर फॉर फ्रॉम द ऑपरेशनल पॉइंट ऑफ व्यू। लेकिन सेल्स का इनोवेशन अभी तक नहीं हुआ है। दैट इज व्हाट इज माय टेक ऑन दिस। अभी भी आप देखोगे, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी देखो, अभी भी वो एजेंट जो है, वो आपको प्रोडक्ट कैसे बेचता है? वो बोलता है कि सर, बहुत बड़ा कंपनी का ये सबसे बड़ा प्रोडक्ट है और ये प्रोडक्ट आपके लिए ये फ़ायदा करेगा, इसका ये रिटर्न्स आएगा, इसका बेसिकली प्रोडक्ट सेलिंग हो रहा है। आई विल गिव यू एन एग्ज़ाम्पल। मैं हमेशा पूछता हूँ एडवाइज़र्स को कि आपको क्या सेल करना चाहिए कस्टमर्स को? सो सब लोग इन वन टोन बोलते हैं कि सॉल्यूशन। एक्चुअली सॉल्यूशन सॉल्व सेल नहीं करना चाहिए, आपको प्रॉब्लम सॉल्व सेल करना चाहिए। जब तक मेरे को समझ में नहीं आएगा कि मेरा प्रॉब्लम क्या है और किस प्रॉब्लम के लिए मेरे को इंश्योरेंस मेरा सॉल्यूशन होगा, तब तक मैं इंश्योरेंस लूँगा ही नहीं। सब लोग इंश्योरेंस सॉल्यूशन के तरह बेच रहे हैं। इसके लिए मैं हमेशा एक एग्ज़ाम्पल लेता हूँ ऑफ अ डॉक्टर। अगर आप डॉक्टर के पास जाते हो और डॉक्टर आपको बोलता है कि ये मेडिसिन सबसे बड़ा फार्मा कंपनी का मेडिसिन है। आप आए हो, ये मेडिसिन ले लो, बहुत से पेशेंट्स को मैंने दिया है, आप भी ले लो। तो आप उस डॉक्टर के पास नहीं जाओगे, क्योंकि डॉक्टर ने जो अपना स्टैंडर्ड प्रोसेस है, पहले आपको स्टेथोस्कोप लगा के चेक नहीं किया, आपका बुखार में थर्मामीटर में चेक नहीं किया और डायरेक्टली मेडिसिन दे दिया। अगर ऐसा प्रोसेस होता तो डॉक्टर जो एमबीबीएस डॉक्टर है, उसको भी लोग ट्रस्ट नहीं करेंगे। इफ यू सी, डॉक्टर्स आर द मोस्ट रिस्पेक्टेड कंसल्टेंट्स और एडवाइजर्स इन दिस वर्ल्ड, राइट? सिमिलरली, अगर एडवाइजर ये प्रोसेस फॉलो करता है, जिसको हम लोग T4 प्रोसेस बोलते हैं, दिस व्हिच इज इंस्पायर्ड फ्रॉम द डॉक्टर्स इटसेल्फ, अगर वो फॉलो करता है तो इंश्योरेंस का प्रोडक्ट का जो डिमांड है, जो पुल है, वो बढ़ जाएगा। बेसिकली इंश्योरेंस जैसे सेल हो रहा है अभी मार्केट में, वो एक्चुअली गलत है। हम लोग को एक समझ लेना चाहिए कि सेल्स इनोवेशन इन इंश्योरेंस हैज नॉट हैपन, and we are trying to fit in that segment, and we are trying to create that or fill that gap of sales innovation in insurance industry. तो मतलब आज का जो पॉडकास्ट है वो सारे एडवाइज़र जितने भी हैं, उनके पास पहुँचना चाहिए कि आपको मिस सेलिंग नहीं करना है, आपको मतलब जो प्रोडक्ट बताना है वो सॉल्व पे बात नहीं करनी, सॉल्यूशन पे बात नहीं करनी है, वो बात करनी है आपको प्रॉब्लम पे, किसी इंसान की प्रॉब्लम क्या है। Absolutely. अच्छा, 2001 के बाद सर बताओ कि 2001 के बाद इंश्योरेंस में क्या चेंजेस आए हैं, मतलब 2001 के बाद, राइट? यस। प्राइवेट सेक्टर का एंट्री हुआ। जैसे मैंने बोला, प्रोडक्ट इनोवेशन बहुत आए, टेक्नोलॉजी ऑल्सो गॉट एडॉप्टेड, रेगुलेटरी वाइज ऑल्सो बहुत 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 रोबस्ट इनोवेशंस हैं। अभी देखो, आप ऑनलाइन प्लेयर्स देखो, जो ईज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है, लाइसेंसिंग, बहुत कुछ ईजी हो गया है। बट इवन देन एक पैरामीटर अभी तक वैसा ही है, पेनिट्रेशन ऑफ इंश्योरेंस।
is still less than 5%, लेस देन 5% of our GDP. मतलब हम लोग, we are 20% of the world population, right? We are one of the top 3-4 economies of the world, but penetration is low. क्यों? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है जो अभी तक अपने को आंसर करना पड़ेगा। 2001 से अभी 25 साल हो गए, फिर भी पेनिट्रेशन नहीं जा रहा है। ऑनलाइन प्लेयर्स भी आ गए हैं, उन लोग ने ऑनलाइन प्लेयर्स लोगों ने भी बहुत बेचा, पेनिट्रेशन नहीं बढ़ा। आप जानते होंगे ऑनलाइन प्लेयर्स बेसिकली अब जैसे एंट्री लेवल उनका था, वो डिस्काउंटेड प्राइस पर पॉलिसीज वगैरह उठा लेते थे। जो कस्टमर को मालूम था कि यहाँ पर डिस्काउंट है, उस कस्टमर ने एजेंसी का पॉलिसी निकाल कर ऑनलाइन प्लेयर को दिया। मार्केट में धंधा बढ़ा नहीं, पेनिट्रेशन उतना ही हुआ है। ये प्रॉब्लम अभी तक है, और 2001 से मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारा चेंजेस तो हुआ है, लेकिन पेनिट्रेशन नहीं बढ़ा है। इसके लिए एक ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी लेनी पड़ेगी इंडिया को, बिकॉज आगे चल के मेरा एक बहुत डीप मानना है कि जैसे हमारा 5 ट्रिलियन का इकोनॉमी होगा, 10 ट्रिलियन का इकोनॉमी होगा, उसका मतलब क्या होगा कि हमारा जो जीडीपी बड़ा होने के बाद पर कैपिटा इनकम है इंडिविजुअल्स का, वो बढ़ेगा। अगर पर कैपिटा इनकम बढ़ता है तो देयर वुड बी मोर डिस्पोजेबल इनकम फॉर इन्वेस्टमेंट्स एंड इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स। फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स का स्कोप बढ़ जाएगा, हर बंदे के इनकम साइज में एक अच्छा पोर्शन इसके लिए जाएगा। और वो टाइम पर अगर फाइनेंशियल लिटरेसी और फाइनेंशियल प्रोडक्ट का इम्पोर्टेंस प्रॉपरली समझाने के लिए एडवाइजर्स अगर नहीं रहेंगे, इक्विप नहीं रहेंगे, तो बहुत नुकसान होगा। बिकॉज देन व्हाट हैपन्स, देन पीपल स्टार्ट टेकिंग ओन फाइनेंशियल डिसीजंस विच आर समटाइम्स नॉट वेल रिसर्च, और उसमें मतलब दे माइट गेट इनटू सम ऑनलाइन फ्रॉड्स, ऑनलाइन ट्रेडिंग, क्रिप्टोज, वेरियस चीज़ों में जाएंगे, एंड समटाइम्स दे माइट लूज दैट मनी। वो लॉस जो होगा वो इकोनॉमी के लिए लॉस होगा। सो इट इज़ इन द इंटरेस्ट ऑफ इंडिया ऑल्सो दैट इंडिया स्टार्ट्स बिल्डिंग फाइनेंशियल एडवाइजर्स इन इंडिया। करेक्ट। ओके, नॉट जस्ट फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूटर्स। सो सर, आपकी कंपनी ऑलरेडी जैसे कि पॉडकास्ट अपन एडवाइजर तक पहुंचाना चाह रहे हैं, जो मतलब जो इंश्योरेंस बेचते हैं, तो उनके लिए आप ऐसा क्या अलग कर रहे हैं जो मार्केट बिल्कुल क्राउड से अलग है? और कोई रियल वर्ल्ड एग्जांपल अगर आप बताना चाहो। रियल वर्ल्ड एग्जांपल में दे दूंगा अभी, मतलब आई विल गिव यू 2-3 एग्जांपल्स। अगर हमारा जो एडवाइजर है, पहला तो एक मैं आपको एक सिंपल बात बोलता हूँ। जब एडवाइजर का नाम सुनते हैं कि मैं इंश्योरेंस एडवाइजर हूँ, क्लाइंट का रिएक्शन क्या होता है? कि मेरे को लूट लेगा। ये इंप्रेशन रॉन्ग है। बल्कि अगर वो इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस लेता है, एक चाइल्ड एजुकेशन प्लान लेता है, भला किसका होगा? उसका नहीं तो उसके फैमिली का होगा। एजेंट क्या कर रहा है? सिर्फ आपको वो प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, आपको पुश कर रहा है। सिर्फ इंश्योरेंस इज अ प्रोडक्ट विच इज अ नेगेटिव प्रोडक्ट। हम लोग गाड़ी लेते हैं, फ़ोन लेते हैं, अगले दिन इंस्टाग्राम पर अपना फोटो डालते हैं कि मैंने फ़ोन लिया है। इंश्योरेंस पॉलिसी लेके कोई इंस्टाग्राम पे फोटो नहीं डालता है। नेगेटिव प्रोडक्ट है, ऑल्दो इट इज़ वन ऑफ द इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट। सो एक्साइटमेंट कस्टमर को रहता नहीं है। सो एजेंट जो है, एजेंट ये काम करता है टू पुश डू समथिंग गुड फॉर द क्लाइंट्स। लेकिन फिर भी एजेंट्स को रिस्पेक्ट जो है वो बहुत कम है, राइट? एजेंट्स को एक कस्टमर के पास 4-5 बार फॉलो अप करना पड़ता है, राइट? ये उनके बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। कस्टमर का एजेंट्स का जो ये पेन पॉइंट है, हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। अभी जो उनको पुश सेलिंग लगता है, वो हम लोग पुल सेलिंग में कन्वर्ट कर रहे हैं। हम लोग कैसे पुल सेलिंग में कन्वर्ट कर रहे हैं कि हम लोग बोलते हैं कि एडवाइजर को जब हम लोग पूछते हैं कि आपका सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, वन ऑफ द प्रॉब्लम्स दे से इट इज लीड जनरेशन। लेकिन हम लोग बोलते हैं आपका प्रॉब्लम लीड जनरेशन है ही नहीं, आपका प्रॉब्लम है नीड जनरेशन। बिकॉज जब तक कस्टमर को नीड जनरेट नहीं होगा, सेल्फ रियलाइजेशन नहीं होगा कि मेरे को ये प्रोडक्ट क्यों चाहिए, तब तक वो कस्टमर प्रोडक्ट लेगा ही नहीं। हमारे सॉफ्टवेयर के थ्रू हम लोग इनिशियल फाइनेंशियल फिटनेस डायग्नोसिस करते हैं। फिनर्जी मतलब बेसिकली फाइनेंशियल एनर्जी। तो हमारे ऐप में आप कस्टमर का फाइनेंशियल एनर्जी चेक कर सकते हो, और वो एनर्जी के लिए बढ़ाने के लिए आपको क्या क्या चाहिए वो हमारा ऐप एजेंट्स को समझाता है। एंड आफ्टर दैट ही कैन गो एंड एक्सप्लेन प्रॉपरली टू द क्लाइंट गोल बेस। एंड देन वो गोल बेस समझने के बाद कस्टमर का नीड हो जाता है कि ये मेरे रिटायरमेंट के लिए, ये मेरे लिए ज़रूरी है। अभी एजेंट के लिए ज़रूरी नहीं होता है,
अभी कस्टमर के लिए ज़रूरत है। जब मैं प्रोडक्ट बेचने जाता हूँ, वो कस्टमर के लिए इम्पोर्टेंट नहीं होता है, एजेंट के लिए ज़रूरत है। जब मैं गोल बेचने जाता हूँ, एक एस्पिरेशन बेचने जाता हूँ, एक आपका ड्रीम बेचने जाता हूँ और ड्रीम के लिए ये सॉल्यूशन बोल के मैं प्रेज़ेंट करता हूँ, तो आपको उसका नीड रियलाइज़ होता है। सो बेसिकली हमारा सॉफ्टवेयर के में टूल्स हैं, wherein we do financial diagnosis of the client, goal planning of the client, और वो सब टूल्स हम लोग एडवाइजर्स को देते हैं और बोलते हैं कि आप जाओ और पहला ये प्रेजेंट करो क्लाइंट को, प्रोडक्ट बाद में आएगा। जैसे डॉक्टर जाते हैं और पहले डायग्नोसिस करते हैं, आप जाके कस्टमर का डायग्नोसिस करो, कस्टमर के एस्पिरेशन समझो, उसके बाद प्रोडक्ट सोल्यूशन बोल के बेचो, तो कस्टमर लेगा। दिस इज व्हाट वी आर डूइंग एंड वी फील विद दिस देयर वुड बी अ पुल फॉर द प्रोडक्ट, और वो पुश सेलिंग है, वो स्लोली स्लोली निकल जाएगा। सचिन जी, अभी आपने बोला ना कि जैसे एडवाइज़र को देखा जाता है कि लूट लेते हैं, जैसे मैंने बोला कि लूट लेते हैं। मैं तो बोल रहा हूँ कि मान लो अगर 1000 एडवाइज़र हैं इंडिया के अंदर, एक एग्जांपल लेके चलते हैं। हर बिज़नेस, हर चीज़, हर कंपनी के अंदर कोई भी प्रोडक्ट बनता है या फिर कोई भी एजेंट्स बनते हैं या कुछ भी बनता है, थोड़ा फ्रॉड तो चलता है। मतलब 10-15% लोग फ्रॉड होंगे ही होंगे। बट जो 90% अच्छे एडवाइज़र हैं, मतलब उन लोगों के लिए एक चीज़ है कि भई आप लगे रहो। अगर 10-15 लोग, 20 लोग फ्रॉड कर भी रहे हैं तो टेंशन नहीं, बट अगर आप लगे रहोगे तो शायद दूसरे लोगों की ज़िंदगी चेंज हो जाएगी। करेक्ट? आपका एक मॉडल है T4 मॉडल आपके बिज़नेस के अंदर, वो क्या है T4 मॉडल, वो कैसे एडवाइज़र को हेल्प करता है? ये यूनिक मॉडल है एंड वी आर वेरी प्राउड दैट हम लोग ने इसका इन्वेंशन किया एंड वी हैव पुट दैट इन आवर सॉफ्टवेयर। T4 मतलब टीच, टेस्ट, ट्रीट और ट्रैक। ये T4 जो है, इट इज इंस्पायर्ड फ्रॉम, मैंने मैंने जैसे बोला आपको, डॉक्टर्स के प्रोफेशन है, दे आर वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टेड एडवाइजर्स। वो T3 फॉलो करते हैं। वो क्या करते हैं? टेस्ट करते हैं, फिर ट्रीट करते हैं और फिर उसका ट्रैकिंग करते हैं वेदर क्या प्रोग्रेस हो रहा है। हम लोग ने एडवाइजर्स के लिए एक टीच ऐड किया है। बेसिकली हमारा गोल क्या है कि एडवाइजर्स जो है, जैसे डॉक्टर्स हैं, वैसे ये फाइनेंशियल डॉक्टर बन जाए और ये प्रोसेस में जाएं। बिकॉज टीच, टेस्ट, ट्रीट और ट्रैक जब आप करोगे और ये प्रोसेस में आप क्लाइंट्स को अप्रोच करोगे, तो क्लाइंट्स को समझ में आएगा कि मेरे को ये प्रोडक्ट क्यों चाहिए। इसका मैं एक एग्जांपल दे दूं, आपको समझ में आएगा। अगर एक 20-25 साल पहले एक डॉक्टर सपोज से किसी टाउन में प्रैक्टिस कर रहे हैं, अगर उसके पास एक 40 पेशेंट आते थे महीने के, फॉर एग्जांपल आई एम सेइंग, बट उसमें से 20 लोगों को ही डायग्नोसिस दैट शुगर है। ये 25 साल पहले की बात करते, वो देखकर समझ लेता कि आपको चक्कर आ रहे हैं, आपको शुगर है। वो 20 में से सिर्फ 2 पेशेंट्स फॉलो-अप ट्रीटमेंट के लिए आते थे। 18 लोग नहीं आते थे। वो बोलते थे, "नहीं यार डॉक्टर, मेरे को सिर्फ चक्कर आ गया, वीकनेस है वगैरह।" नहीं आते थे। आज वही सीन अलग है। आज 25 साल के बाद अगर डॉक्टर के पास ऐसे 20 पेशेंट्स आते हैं जिनको शुगर है, तो डॉक्टर बोलते हैं, "पहले आप ये ब्लड टेस्ट करके आओ।" तो ब्लड टेस्ट के बाद वो खुद गूगल करते हैं, खुद समझते हैं और अभी 20 में से 18 लोग ट्रीटमेंट ले रहे हैं। एक डायग्नोसिस सिस्टम जब आया ना, इसमें डॉक्टर्स को ट्रीटमेंट करने का अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिला, पेशेंट ज़्यादा ठीक होने लगे और जो फार्मा कंपनी है, जो मेडिसिन बेच रहे हैं, उनका भी बिज़नेस बढ़ गया है। हमारा इंडस्ट्री में भी यही सेटअप है। T4 मॉडल में हम लोग ने डॉक्टर्स को क्यों कॉपी किया है? बिकॉज़ दिस इज़ एग्ज़ैक्टली द थिंग। जब आप अपना रिपोर्ट देखते हो, खुद रियलाइज़ करते हो कि मेरे को शुगर तो है, तब आप उसका ट्रीटमेंट लेने में ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाते हो। करेक्ट। सो हमारा जो फाइनेंशियल डायग्नोसिस टूल है, जब हम लोग जब क्लाइंट को सेल्फ रियलाइज़ करते हैं थ्रू एडवाइज़र कि उनको ये अपना जो फाइनेंशियल एनर्जी है वो कम है, तो वो खुद कस्टमर जो है एजेंट के पास जाता है और बोलता है कि मेरा फाइनेंशियल एनर्जी बढ़ाओ। आइडिया इज़ कि कस्टमर को सेल्फ रियलाइज़ करो, और सेल्फ रियलाइज़ करने के लिए T4 मॉडल जो हम लोगों ने इन्वेंट किया है, वो बहुत बहुत सक्सेसफुल हो गया है। अभी हमारे पास मोर देन 400 एडवाइज़र्स हैं जो ये यूज़ कर रहे हैं एंड वी हैव सीन ट्रांसफॉर्मेशंस ऑफ, जो जिनका इनकम साल में 3-4 लाख रुपए जाता था, वो आज महीने में 3-4 लाख रुपए भी कमा रहे हैं विद दिस अप्रोच। तो मतलब कोई एक रियल लाइफ प्रैक्टिकल एग्जांपल, पैसे के अलावा कुछ ऐसा एग्जांपल बताओ कि मतलब आज कोई T4 मॉडल अगर अपनाता है राइट नाउ, तो 30 दिन के अंदर क्या चेंज हो जाएगा एडवाइज़र की लाइफ में? मैं एक एग्जांपल देता हूँ। हमारे एक एडवाइज़र हैं प्रवीण। प्रवीण इज़ फ्रॉम बैंगलोर। अ, उन्होंने मेरे से रिसेंटली ना बहुत अच्छी चीज़ शेयर की। वो बोला, उनको अभी 7-8 साल हो गए इंश्योरेंस इंडस्ट्री में। तो उन्होंने बोला कि फर्स्ट टाइम मेरे को मेरे क्लाइंट ने थैंक यू बोला। मेरे को भी सुन के अच्छा लगा
तो थैंक यू बोलने में मतलब एक्साइटमेंट क्यों? बिकॉज़ इंश्योरेंस एजेंट को कोई भी क्लाइंट थैंक यू नहीं बोलता है। ऊपर से एजेंट जो है थैंक यू बोल के चेक पिकअप करके आता है। पहली बार मेरे को बोला कि मेरे कस्टमर ने एजेंट को थैंक यू बोला। इन्होंने क्या किया, जाके कस्टमर्स को उनका फाइनेंशियल डायग्नोसिस करवाया, उनके गोल्स समझे और गोल समझने के बाद उनको दिखाया कि को आपको अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना है और इसका फ़ी अभी इतना है। फ्यूचर में आपके बच्चे को जब 15 साल के बाद आप डॉक्टर बनाने का टाइम आ जाएगा, दैट टाइम यू विल रिक्वायर सो मेनी क्रोर्स ऑफ रुपीज़। आर यू प्रिपेयर्ड फॉर दैट? ऐसा समझाया थ्रू यूजिंग आवर टेक्नोलॉजी, बिकॉज़ ये सब कुछ फ्यूचर वैल्यू ऑफ द गोल है, सब कुछ हमारे ऐप में कैलकुलेट होता है। विद दैट अप्रोच the client realize that he is there to help me, not that I have to help him by giving the check. राइट, जब ये समझ में आया क्लाइंट को, तो क्लाइंट थैंक यू बोलेगा। एब्सोल्युटली बोलेगा। And this is something that we are very proud of, that we are shifting the whole narrative now. जो जब एजेंट जब जाता था, जिसका उसका रिस्पेक्ट जो एक प्रोफेशन में होना चाहिए, बिकॉज ही इज सेलिंग अ फाइनेंशियल प्रोडक्ट, एडवाइस बेच रहे हैं, फिर भी रिस्पेक्ट नहीं है। लेकिन आज अगर वो सही तरह से अप्रोच करता है, देन उसको रिस्पेक्ट भी मिलता है, कस्टमर का थैंक यू भी मिलता है और बड़ा प्रीमियम चेक भी मिलता है। सचिन जी, ऐसा देखा जाता है कि बहुत सारे इंश्योरेंस एडवाइजर जितने भी होते हैं, वो या तो यूलिप प्लान बेचने पे उतारू होते हैं या फिर टर्म इंश्योरेंस बेचने पे उतारू होते हैं कि भाई कि कोई फाइनेंशियल प्लानिंग तो गई भाड़ में, पर आप सर ये एक टर्म प्लान ले लो या फिर एक यूलिप प्लान ले लो, तो क्या वो सही इंश्योरेंस एडवाइजर है? अगर आप क्लाइंट को सिर्फ इंश्योरेंस बेच रहे हो, मतलब सिर्फ यूलिप प्लान बेच रहे हो, सिर्फ यूलिप प्लान बेच रहे हो, तो सही नहीं है। अगर क्लाइंट का आप पोर्टफोलियो समझते हो और उसमें समझते हो कि यूलिप प्लान इज नहीं है और डाइवर्सिफिकेशन के लिए यूलिप चाहिए, तो बेचना इज राइट, बिकॉज डाइवर्सिफिकेशन चाहिए। लेकिन आपने उसका कुछ पूछा ही नहीं, आपने उसका जो बाकी के स्टेबल इन्वेस्टमेंट्स हैं वो देखे नहीं, इमरजेंसी फंड है कि नहीं वो देखा नहीं, उनके गोल्स क्या है वो नहीं समझे और डायरेक्टली यूलिप चिपका दिया, then it is not the right thing to do, because customers today are not looking at you as just a customers को आज क्या चाहिए? आप जब अपने आप को बोलते हो कि मैं एक एडवाइजर हूँ, मैं एक इंश्योरेंस का एक्सपर्ट हूँ, तो आपसे एडवाइस चाहिए, आपसे सही ट्रस्ट वर्दी एडवाइस चाहिए। और वो ट्रस्ट वर्दी एडवाइस कब आएगा? जब आप प्रोडक्ट सेलिंग को पीछे रखोगे और क्लाइंट को समझने में प्रायोरिटी जो है वो फर्स्ट रखोगे। करेक्ट। That's what is important. If at all you understand customers' requirement, and then if you think in the portfolio ULIP is not there, then you should give. As far as term plan is concerned, term plan is the basic financial foundation. वो term plan तो चाहिए चाहिए, जिसका शादी हुआ है, जिसके पास फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो अगर उसके पास जो लोग हैं, अगर उसके फैमिली में कुछ लोग हैं जो उसका इनकम मिस करेंगे उसके बाद, उनके मतलब इफ ही इज नॉट देयर, पीपल आर गोइंग टू मिस हिज इनकम, दैट पर्सन हैज टू हैव अ टर्म इंश्योरेंस। एब्सोल्युटली सर। अच्छा, आपकी कंपनी का नाम फिनर्जी है, हाँ, क्यों रखा फिनर्जी? फिनर्जी मतलब सर फाइनेंशियल एनर्जी। जैसे आप एक मैराथन रन करने के लिए आपको स्टेमिना चाहिए, राइट? अगर स्टेमिना नहीं होगा तो आप एक लंबी मैराथन नहीं भाग सकोगे। वैसे लाइफ के जो गोल्स हैं, रिटायरमेंट गोल, चाइल्ड एडुकेशन गोल, नहीं तो सपोज किसी को अपना 10 साल के बाद खुद का स्टार्टअप खोलना है, अभी तो जॉब पर है। ये जो गोल्स हैं वो अचीव करने के लिए आपको फाइनेंशियल एनर्जी चाहिए, और वो फाइनेंशियल एनर्जी चेक करने के लिए और वो फाइनेंशियल एनर्जी बिल्ड करने के लिए हमारा सॉफ्टवेयर हेल्प करता है। इसके लिए नाम फिनर्जी रखा है। अच्छा, बहुत बढ़िया सर। अच्छा बताओ कि जो बच्चों का इंश्योरेंस होता है, मतलब जैसे मान लो भी कोई न्यूली मैरिड कपल है, अब उनके बच्चा होने वाला है, तो उनको उस टाइम पे इंश्योरेंस जैसे ही होता है तब इंश्योरेंस ले लेना चाहिए या फिर कुछ 10-12 साल वेट करने के बाद लेना चाहिए? नहीं, इनफैक्ट इमीडिएटली लेना चाहिए। बच्चों के लिए नहीं, बच्चों के एडुकेशन के लिए प्रिपेयर होने के लिए लेना चाहिए। कौन सा इंश्योरेंस होता है बच्चों के एजुकेशन के लिए? देखो, चाइल्ड प्लान जो होते हैं ना, चाइल्ड प्लान्स लेना मेरे ख्याल से इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत से लोग एसआईपी करते हैं, म्यूचुअल फंड के एसआईपी करते हैं, वो करो आप, ओके, वो इन्वेस्टमेंट है। लेकिन आप अगर लॉन्ग टर्म में देखोगे, सपोज बच्चे का उम्र आज 2 साल है, 17 साल 18 साल के बाद उनको हायर एजुकेशन के लिए पैसे चाहिए रहते हैं, तो मेरे पास 16-17 साल हैं अभी इन्वेस्टमेंट करने के लिए। एसआईपी रिटर्न्स आपको ज़्यादा देगा। फॉर एग्जाम्पल, एसआईपी करोगे तो रिटर्न ज़्यादा दोगे, और एसआईपी भी करनी चाहिए। लेकिन अगर मैं नहीं हूँ तो एसआईपी बंद हो जाएगी, राइट? उसके बाद आगे बढ़ेगी नहीं। इंश्योरेंस जो है उसमें क्या रहता है कि आपने अगर इंश्योरेंस आज लिया, अगर मैं 4 साल के बाद नहीं हूँ,
तो आगे के 12 साल के जो मेरे प्रीमियम्स है वो वेव हो जाते हैं. आई डोंट हैव टू पे दोस प्रीमियम्स. प्लस देयर आर प्लान्स वेयरइन यू गेट मेंटेनेंस अमाउंट. मेंटेनेंस अमाउंट मिल जाता है महीने का आपको 20-25 हज़ार रुपए, जो भी मतलब जैसे आपका सम इंश्योर्ड है उसके हिसाब से आपको मेंटेनेंस अमाउंट मिलता है. वो मेंटेनेंस अमाउंट से आप एसआईपी भी चालू रख सकते हो, और विदाउट पेइंग द प्रीमियम. मतलब प्रीमियम तो वेवर आ जाता है, 4 साल के बाद आपको आगे का प्रीमियम नहीं भरना पड़ता है, लेकिन जो कमिटेड है पॉलिसी में, 17 की उम्र में, 18 की उम्र में जो बच्चे को आपको मिलने का पॉलिसी में अमाउंट लिखा था, वो अमाउंट मिल ही जाता है. वो गारंटी भी रहता है, प्रीमियम भी मत पे करो, ऊपर से मेंटेनेंस अमाउंट मिल जाता है. अगर आप चाइल्ड का फ्यूचर प्रॉपर्ली प्लान और सिक्योर करना चाहते हो कि कुछ भी हो जाए ऊपर नीचे, मैं हूँ ना हूँ, फिर भी अगर आपको सिक्योर करना है तो चाइल्ड प्लान्स लेना ही चाहिए. सी देखो, अगर पेरेंट है तो पेरेंट सोचता है अगर मैं जिंदा हूँ तो मैं लोन ले लूंगा, बेटे को और बेटे को ऑक्सफोर्ड भेजूंगा, स्टैनफोर्ड भेजूंगा. आप हो तो आप सब कुछ कर लोगे, आप नहीं हो तो क्या? उसके लिए आपको ये प्रोटेक्शन हमेशा करना चाहिए. सबसे बेस्ट क्या होता है, मतलब ये इंश्योरेंस प्लान, टर्म इंश्योरेंस और इंश्योरेंस प्लान दो अलग अलग राइट हाँ. ऐसे होते हैं, तो सबसे बेस्ट कौन सा होता है लेने के लिए? टर्म इंश्योरेंस इज बेसिकली अ पर्टिकुलर रिस्क दैट इज कवर्ड. टर्म इंश्योरेंस में क्या रिस्क होता है कि लाइफ अगर नहीं है, किसी का डेथ हो जाता है, तो उसको एक बेनिफिट मिल जाता है, उसके फैमिली के लिए कॉम्पेंसेशन मिल जाता है, कि जो भी उसने सम इंश्योर्ड रखा है वो उसके फैमिली को मिल जाता है. बेसिकली टर्म इंश्योरेंस ये होता है. अभी अलग अलग तरह के प्रोटेक्शंस रहते हैं. एक तो टर्म इंश्योरेंस हो गया, मैं नहीं हूं तो, अगर रिटायरमेंट के बाद अगर मैं 100 साल जीता हूं तो वो भी एक रिस्क है. करेक्ट. मैं जल्दी मर जाता हूँ, ये एक अलग रिस्क है. लेकिन मैं अगर लंबा जीता हूँ, वो भी एक रिस्क है. उसके लिए एन्युटी प्लान्स होते हैं. सी आई हैव टू कवर दैट रिस्क एज वेल, राइट? वैसे और भी रिस्क होते हैं, जैसे मैंने बोला चाइल्ड एडुकेशन का, वो भी एक फाइनेंशियल रिस्क है मेरे लिए, कि 17-18 साल के बाद इतना पैसा तो मेरे को चाहिए. आपको एक फैक्ट बोलता हूँ. स्टैटिस्टिक्स डेटा सेज दैट मोर देन यू नो 50% ऑफ द पेरेंट्स स्पेंड देयर रिटायरमेंट मनी फॉर फंडिंग देयर चाइल्ड्स हायर एजुकेशन. आप सोचो कि 55 साल में आप जितना अपना सेविंग किया है रिटायरमेंट के लिए, वो आप एजुकेशन में डालते हो बच्चे के, आपका सेविंग तो नील हो जाता है. एंड देन यू आर गोइंग इनटू अ फेज वेयरिंग देयर इज अ सनसेट टाइम हैपनिंग. आपका इनकम कैपेसिटी 55 के बाद बहुत कम होता है ना, एंड देन यू हैव अ लॉन्ग रिटायरमेंट. अभी लाइफ एक्सपेक्टेंसी इन इंडिया में शायद 80 के आसपास हो जाएगी 2030 तक. दैट मीन्स एवरेज एज अगर रिटायरमेंट का 58-60 है, आप 20-22 साल और जियोगे. सो यू जस्ट इमेजिन हाउ मच मनी दैट यू विल नीड फॉर योर फ्यूचर. और वो मनी बहुत से लोग चाइल्ड एजुकेशन फंडिंग में जाते हैं, बिकॉज दे हैव नॉट प्रिपेयर्ड देमसेल्फ वेल इन एडवांस फॉर दैट रिस्क. सो इंश्योरेंस जो है वो बहुत सारे रिस्क, फाइनेंशियल रिस्क है उसके प्रोटेक्शन के लिए. जैसे टर्म इंश्योरेंस एक रिस्क के लिए है, जैसे मैंने बोला एन्युटी प्लान अनदर रिस्क के लिए, चाइल्ड एजुकेशन प्लान अनदर रिस्क के लिए. बेसिकली इंश्योरेंस इज ट्रांसफरिंग योर फाइनेंशियल रिस्क टू एन इंश्योरेंस कंपनी. आपने बोला ना कि जो रिटायरमेंट का पैसा होता है बच्चों के एजुकेशन में जाता है, और दूसरा जाता है उनको घर दिलाने में, कि भैया कि एक 15-20 लाख रुपए आपको घर दिलाने के लिए हम आपको डाउन पेमेंट का दे रहे हैं. तो मैं तो बच्चों से रिक्वेस्ट करता हूँ, जितने भी बच्चे वो अपने जो माँ बाप की जो रिटायरमेंट की जो पैसा है उस पर आँख गड़ाए बैठे हैं, कि भैया कि थोड़े साल बाद जब रिटायर होंगे 15-20 लाख रुपए जब आएंगे, तब शायद हमें घर खरीदेंगे या फिर इससे काम करेंगे. तो एटलीस्ट वो नहीं होना चाहिए. अब शायद लोग इतने बड़े हो गए, इतने समझदार हो गए, और इंडिया की जो इकोनॉमी इतनी बूम कर रही है और इतनी अपॉर्चुनिटीज बन रही है, तो लोगों को खुद से कमाने की आदत डालनी चाहिए, और वो लोग कर नहीं रहे हैं. अच्छा, एक ऑकवर्ड मोमेंट आता है बहुत गजब का. पूछो सर क्या आता है? क्या आता है? जितने भी इंश्योरेंस एजेंट होते हैं, वो जब इंश्योरेंस सेल करने जाते हैं, वो बोलते हैं सर आपकी डेथ हो गई तो, सर आपकी डेथ हो गई तो आपके बच्चे को क्या होगा? और वो पापा ऐसे देख रहे होते हैं, अच्छा मैं सच्ची में बढ़ने वाला हो क्या? तो उनके लिए क्या सलाह है, उनको कैसी पिच देनी चाहिए? अभी भी आप अगर मेरा कन्वर्सेशन आप आपके साथ देखोगे, मैंने अपने आप को 4 बार मार चुका हूँ. हाँ करेक्ट. सी बेसिकली इन इंडिया, वेर इन द कंट्री ऐसा है कि अगर काली बिल्ली भी क्रॉस हो जाए, किसी ने छींका भी, तो हम लोग वेरी सुपरस्टिशियस, नेगेटिविटी से बहुत दूर रहते हैं. और ऐसे कंट्री में हम लोग का जो इंश्योरेंस प्रोफेशनल्स का जो दिन है वो चालू ही होता है. आपको एक्सीडेंट हो गया तो, मर गए तो, इट्स अ वेरी डिफरेंट थिंग. बट एक जो रियल में इंश्योरेंस एडवाइजर्स हैं, उनमें मैंने सब में देखा है कि वन थिंग इज देयर दैट देयर बिलीव, देयर इंटरनल बिलीफ टू हेल्प द सोसाइटी इज वेरी स्ट्रांग. दे नो दैट ये मैं एक
नॉट ओनली फॉर मनी बट एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मेरा है, वो फैक्टर बहुत हाई है। और मोटिवेशन तब आ जाता है बेसिकली जब आप कन्विक्शन हो कि आप ये प्रोडक्ट बेच के किसी का भलाई कर रहे हो, वो जब कन्विक्शन होता है तो ईज़ी आ जाता है। बट येस, सेल्स एंगल से आप देखोगे तो यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट योर वर्ड्स, राइट। या यू हैव टू पुट इट अप। इसको मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। बेसिकली ना प्रोडक्ट 4 चीज़ों के लिए बिकता है। कौन सा भी प्रोडक्ट देखो आप, 4 चीज़ों के लिए बिकता है। एक फ़ियर, एक एस्पिरेशन, एक कन्वीनियंस और एक थर्ड स्टेटस। जो भी प्रोडक्ट आप बेचते हो ये 4 चीज़ों के लिए बेचते हो। मैं एडवाइजर्स को बोलता हूँ, एडवाइजर्स को पूछता हूँ ये 4 में से आप क्या यूज़ करोगे इंश्योरेंस? वो सब बोलते हैं फ़ियर। तो मैं उनको बोलता हूँ, एक उनको बोलता हूँ चूज़ कर लो, मैं 2 ऑप्शन देता हूँ आपको। ऑप्शन ए जिसका सैलरी 50,000 रुपया है पर मंथ, और दूसरे बंदे का सैलरी 1.5 लाख रुपया है पर मंथ। आपको लगता है कॉन्फिडेंस किसका हाई होगा? 50,000 वाले का कि 1.5 लाख वाले का? आप बोलिए। 1.5 लाख वाले का। हाँ, 1.5 लाख वाले का कॉन्फिडेंस हाई होगा। एंड इट इज़ प्रूवन दैट जिसका कॉन्फिडेंस हाई हो, उसका फ़ियर कम होता है। एडवाइज़र क्या करते हैं, कम जो लोग सैलरी है उनको फ़ियर बेचते हैं और उनके चेहरे पर दिखता है कस्टमर के कि यार मेरे को ये प्रोडक्ट चाहिए। लेकिन उसका अफोर्डेबिलिटी नहीं है, बिकॉज़ जो 40-50 हज़ार रुपए जो कमाते हैं उनको अपने घर खर्चे में उतना पैसा चाहिए होता है। ऑल्दो दे आर कन्विंस्ड दैट दे नीड इट, दे आर नॉट एबल टू बाय इट। और जो 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख लोग जो कमा रहे हैं, उनको आप फ़ियर बेचोगे तो उनको लगता है ये मेरे को सेल करने आए हैं। वो सेल्सी दिख जाता है, राइट? एटीट्यूड दिख जाता है। आप उनको, मैं बोल रहा हूँ कि फ़ियर बेचो ही मत। आप बोल रहे हो कि ऐसे मतलब जो नेगेटिव चीज़ है, मर गए तो ये बेचो ही मत, फ़ियर मत बेचो। आप उनको एस्पिरेशन बेचो, कन्वीनियंस बेचो, स्टेटस बेचो। मैं बोल रहा हूँ, आप अगर एचएनआई क्लाइंट के पास जाते हो, उनको आप अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस बेच रहे हो, तो हेल्थ इंश्योरेंस बोलो कि आपको सिर्फ़ 2 करोड़ का सर मैं बेचने आया हूँ। आपको 2 करोड़ का ज़रूरत है सम इंश्योर्ड का। आपको 10 लाख, 15 लाख तो सर मेरे से मत लो, आप लो ही मत। आपको चाहिए ही नहीं। आपको उनको स्टेटस बेचना चाहिए, बिकॉज़ आपको अगर कुछ हो जाता है, ट्रीटमेंट आपको सबसे बड़े हॉस्पिटल में करना है। You need all the facilities. Your family members who comes to visit you, they also have to be comfortable. So आप उधर स्टेटस बेचो, कन्वीनियंस बेचो कि आप बहुत बिजी रहते हो। आई एम द पर्सन हु वुड बी गिविंग यू दैट कन्वीनियंस टू एंटायरली मैनेज योर फाइनेंसेस। एस्पिरेशन बेचो कि आपका गोल्स क्या है। आपका गोल क्या है? आपको वो लॉर्ड्स में जाके वर्ल्ड कप देखना है क्रिकेट का? दैट्स योर ड्रीम आफ्टर रिटायरमेंट। आई विल मेक इट हैपन फॉर यू। एस्पिरेशन बेचो, फियर बेचो ही मत। फियर अगर आप बेचोगे तो आपको वो क्लाइंट मिलेंगे जिनका अफोर्डेबिलिटी कम है। इसी के लिए एडवाइजर सर, यू नो एवरेज जो है 10 क्लाइंट को मिलता है, उसमें से 1 कन्वर्ट होता है। बाकी के 9 को उनको लगता है कि ले लेगा, उसके चेहरे पे मेरे को दिख रहा है ले लेगा, वो लेना चाहता है लेकिन अफोर्डेबिलिटी नहीं है, उसके लिए बोलता है बाद में, बाद में, बाद में, और वो लेता ही नहीं। ये प्रॉब्लम है। फेयर सेलिंग करना ही नहीं चाहिए। आपने सही पॉइंट पूछा मेरे को कि फेयर करना चाहिए, सेल नहीं। फेयर सेल नहीं करना चाहिए। आप एस्पिरेशन बेचो, कन्वीनियंस बेचो और स्टेटस बेचो। अच्छा, कोई एक इंसान, नॉर्मल इंसान ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पे जाके एक इंश्योरेंस बाय कर लेता है और एक एडवाइज़र से बाय करता है। क्या डिफ़रेंस है दोनों में? बहुत डिफरेंस है सर। जैसे मतलब कोई एग्ज़ाम्पल बताओ, मतलब कि मतलब टेक कंपनी का बिज़नेस बंद करवा देंगे हमारे पॉडकास्ट से। सर मेरी बात तो सरकार तक पहुँच जाती है। आई नो, बट लेकिन डिफरेंस तो है सर, डिफरेंस तो है। अ, अगर मैं आई एम नॉट वेल, मैं हॉस्पिटल में हूँ, कैशलेस क्लेम के लिए कुछ क्वेरी आया, मैं तो उधर हूँ, राइट? पड़ा हुआ हूँ। मैं इसको मैं उधर अगर पेशेंट बोल के हूँ, मेरे फैमिली को उतना कुछ आइडिया नहीं है। तो फैमिली का प्रोसेस क्या है? अगर क्वेरी आ गई किसी से इंश्योरेंस कंपनी से कैशलेस का, तो वो क्वेरी टेक्निकली सॉल्व करने के लिए कौन आगे आएगा? पॉलिसी टर्म्स एंड कंडीशंस को समझना पड़ेगा, आंसर करने के लिए कौन है? तो आप ये कहना चाह रहे हो कि जो टेक प्लेटफ़ॉर्म वाले वो नहीं आते हैं? आते हैं कॉल सेंटर में। आप कॉल सेंटर में फ़ोन करके देखो, अच्छा, अगर आप उन्होंने ये कहना ईज़ी चाह रहे कर हो कॉल सेंटर की हालत खराब है? नहीं, कॉल सेंटर की हालत खराब नहीं है। देयर इज़ सी, अगर आपको एक रियल पर्सन चाहिए ना, सिर्फ प्रोडक्ट तो मैं बोल रहा हूँ अगर इंश्योरेंस, अगर इस प्रोडक्ट में ट्रस्ट फैक्टर नहीं होता ना, तो हर एक इंश्योरेंस कंपनी हर एक कॉर्नर में अपना ऑफिस खोलती थी। क्यों नहीं खोला है? क्यों एक डिस्ट्रीब्यूटर अभी भी आज भी 60% के ऊपर धंधा एजेंसी से आता है? क्यों आता है? तो फीलिंग समझ लो आप। मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। ह्यूमन टच प्रोडक्ट है मतलब ये कुल मिला के, हाँ, ऐसा कह सकते हैं। एग्ज़ैक्टली। मैं आपको एक बात बोलता हूँ, मेरे एक आई नो समवन वेरी वेल, ये वेरी गुड इंसिडेंट ड्यूरिंग माय एडवाइजिंग डे। एक वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, उसने एक
ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से अपना टर्म इंश्योरेंस लिया। तो मैंने उसको पूछा, यार तूने टर्म्स एंड कंडीशन वगैरह सब कुछ समझ लिए, क्या क्या कवर है क्या क्या नहीं है, कुछ बिकॉज यू आर अ स्मोकर, ये सब कुछ आपको अपने नोट किया है कि नहीं, मतलब उनको कैलकुलेट करने के लिए प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दिया है कि नहीं। बोला नहीं, उन्होंने था फॉर्म भर दिया ऑनलाइन, वो कर दिया। तो मैंने बोला यार, अगर प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं है, कल कुछ क्लेम वगैरह नहीं पे हुआ आपका तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो वो गुस्सा हो गया मेरे पर, कैसे क्लेम नहीं देंगे, मैं उनको छोड़ूंगा नहीं, मैं कोर्ट में जाऊंगा, ये जाऊंगा वो जाऊंगा, वो ऐसा मैंने बोला। मैं तो उसका आंसर सुन के ना थोड़ा शॉक में आ गया। मैं बोला यार, टर्म इंश्योरेंस लिया है, क्लेम नहीं देगा तू झगड़ेगा, यार जब क्लेम आएगा तब तू होगा ही नहीं। ये नहीं समझते, तब कौन होगा? देयर हैज टू बी समवन हु हैज टू फाइट, एंड दिस इज समथिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यू नो आज भी बहुत सारे पॉलिसीज छोटे मोटे चीज़ों के लिए सॉल्व, मतलब टर्म्स एंड कंडीशन पर अटके हुए हैं, विच कुड बी सॉल्व। आप देखोगे देर आर सम कंपनीज दैट आर ऑपरेटिंग इन पोस्ट क्लेम रिजेक्शन सर्विसेज ऑल्सो, एंड दोज कंपनीज आर सॉल्विंग दोज क्लेम्स। जो रिजेक्ट हुए क्लेम वो सॉल्व कर रहे हैं। मतलब अगर टेक्निकल बंदा कोई है, जो एक्सपीरियंस एडवाइजर आपके साथ है, जो फॉलो अप करेगा इंश्योरेंस कंपनी के साथ जिससे आपको पॉलिसी लिया है, और वो फॉलो अप करके वो टेक्निकल सॉल्व करता है, तो क्लेम मिल जाता है। बेसिकली पॉलिसी लेते हैं हम लोग क्लेम्स लाने के लिए, नहीं तो पॉलिसी का कुछ चीज़ नहीं। पॉलिसी मतलब क्या है? देयर इज नो प्रोडक्ट। आप कुछ भी फ़ोन लेते हो तो फ़ोन में हाथ में फील करते हो, उसको यूज़ अनबॉक्स करके यूज़ करने का आपको ये रहता है, मतलब यू नीड टू यूज़ इट ऑल्सो। बट इंश्योरेंस इज वन प्रोडक्ट पीपल बाय नॉट टू यूज़, राइट? दे बाय इट, उसके बाद कुछ एक्साइटमेंट नहीं है। और प्रोडक्ट तो है ही नहीं, एक प्रॉमिस है, सिर्फ एक नोट पेपर पर। अभी तो पेपर भी नहीं आता, व्हाट्सएप पर आता है। व्हेन द प्रोडक्ट इज सच वेयर ट्रस्ट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, you need someone to ensure that that trust is there, and उसी के लिए एडवाइजर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सचिन सर, हमने भी ये पॉडकास्ट जो शुरुआत करी ना, मैं फाउंडर्स को लेके इसलिए आना चाहता हूँ ताकि लोगों का भरोसा बन सके। और मैं सवाल, और मुझे माफ़ कीजिएगा, मैं सवाल ही इस तरह से पूछता हूँ ताकि मुझे एक आपका माइंडसेट पता चल सके कि यार आप क्या चाहते हो। आप भी तो मतलब लोगों को फ्रॉड तो नहीं बना रहे हो, मतलब बेवकूफ़ तो नहीं बना रहे हो कि यार नहीं यार मैं तो सच बोल रहा हूँ वो गलत बोल रहा है। क्योंकि जिस तरह से मैंने आपको पूछा है कि कॉल सेंटर वाले भी तो कर ही रहे होंगे, तो ये लोगों का अपना पर्सपेक्टिव है कि यार मेरे को किससे बाय करना है, मेरे को किससे लेना है, यार उनको क्लेम चाहिए नहीं चाहिए, ह्यूमन टच चाहिए नहीं चाहिए, ये सबकी अपनी एक पर्सनल चॉइस होती है कि मुझे तो नहीं यार, मेरे को तो कोई ह्यूमन टच नहीं चाहिए, मैं तो एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जाके बाय कर लूंगा, मैं मरूंगा तो मेरी आत्मा आके वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वालों से बात कर लेगी। ये उनका चॉइस है। और एक आदमी चाहता है कि नहीं यार भैया, एक मेरे परिवार का एक एडवाइजर है, जैसे फैमिली डॉक्टर होता है, शायद वैसे लोगों का फैमिली एडवाइजर भी होता होगा, पर अमेजिंग, सबका नहीं है। अमेजिंग, अमेजिंग, स्टिल अमेजिंग, एक फैमिली फाइनेंशियल एडवाइजर। हाँ, ये होना ही चाहिए किसी भी आदमी का कि, क्योंकि देखो सर, पूरी दुनिया जो चल रही है ना वो भरोसे पे चल रही है। आप देखोगे लाखों गाड़ियां चल रही है, कब किसका मूड बदल जाए और कब स्टीयरिंग को यूं कर दे और सामने वाले का एक्सीडेंट हो जाए। तो जो पूरी दुनिया चल रही है वो एक भरोसे पे चल रही है कि भैया कि हाँ, सबको सब सही चल रहा है, हर सब टाइम पे हो रहा है। कुछ कुछ घटनाएं हो जाती है, उसको छोड़ दिया जाता है। तो भरोसे के लिए एक फाइनेंशियल एडवाइजर का होना मेरे हिसाब से बहुत जरूरी है। अगर वो नहीं होगा तो आपकी फैमिली को पता ही नहीं चलेगा कि आपने पॉलिसी कौन सी ले रखी है, क्या कौन सा कर रखा है। और नहीं पता चलेगा तो शायद दुर्घटना होने की संभावना बहुत है। कुछ सवाल और ऐसा मेरे रैपिड फायर। ठीक है सचिन जी, बताइएगा मेरे को कि इंश्योरेंस इंडस्ट्री इवोल्यूशन चल रहा है या इल्यूजन चल रहा है? इवोल्यूशन चल रहा है। पक्का? पक्का पक्का। अगर इंश्योरेंस इंडस्ट्री में आपको कोई चीज़ बैन करनी हो तो वो क्या होगी? मैं ये वर्ड बैन कर लूंगा, कमीशन और एजेंट, ये दो वर्ड्स बैन कर लूंगा। बिकॉज इस वर्ड से जो इंप्रेशन जाता है ना मार्केट में, वो बहुत गलत जाता है। इंस्टेड ऑफ एजेंट and commission, we should propose some other words that customer also will get that trust on that क्या वर्ड दोगे? एडवाइजर बोलो, फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स बोलो, और कमीशन के बजाय आप उसको इक्वेशन कॉस्ट बोल दो। एग्जांपल लेता हूँ, अगर आप जब अ, जब कोई इंसान सैलरी लेता है ना, इंश्योरेंस कंपनी का जो एम्प्लॉय होता है, दैट इज ऑल्सो इक्वेशन कॉस्ट। कभी कस्टमर उनसे उनके सैलरी से कट नहीं मांगता है, जब लेकिन एजेंट, बिकॉज दे नो इट इज कमीशन, बोलते हैं मेरे को पास बैक दे। वो वर्ड की वजह से बहुत कुछ हो रहा है। सर, एमडीआरटी या मंथली क्लाइंट सेटिस्फेक्शन रिपोर्ट किसे ज़्यादा वैल्यू देंगे? मंथली क्लाइंट सेटिस्फेक्शन रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे क्या होता है कि एलटीवी आता है, लाइफ टाइम वैल्यू बढ़ता है क्लाइंट का आपका। एक ऐसी चीज़ जो एडवाइज़र को छोड़ देनी चाहिए, कोल्ड कॉलिंग या फियर सेलिंग? फियर सेल। कोल्ड कॉलिंग तो करनी ही पड़ेगी। अच्छा, आपके हिसाब से सबसे अंडररेटेड स्किल्स इन इंश्योरेंस वर्ल्ड, पेशेंस या प्रोडक्ट नॉलेज? पेशेंस अंडररेटेड है।
पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनना इंपॉर्टेंट है क्लाइंट का। नहीं सुनोगे तो शायद अगर जैसे पॉडकास्टर मैं आपकी बात सुनूंगी और मैं ही सारी बातें बोलते रहूँ तो शायद जनता मुझे भी नहीं सुनेगी। तो सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है सचिन सर। आज के इस पॉडकास्ट में अपने बहुत सारी चीज़ें सीखी है, इंश्योरेंस के बारे में सीखी, और ये पॉडकास्ट हमने जो बनाया है स्पेशली एडवाइज़र के लिए ही बनाया है। ठीक है, एक आम इंसान भी देख सकता है इस पॉडकास्ट को, अगर आपका मन करे तो पूरा भी देख सकते हो, और छोटी-छोटी रील्स तो आती है वो भी आप देखते रहो। बहुत-बहुत धन्यवाद सचिन जी, शो में आने के लिए। काफ़ी थैंक यू। मज़ा आया, काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट, और ऐसे ही पॉडकास्ट आप करते रहिए। जितने ज़्यादा पॉडकास्ट करते रहेंगे उतनी ज़्यादा अवेयरनेस फैलती रहेगी। क्यों करना चाहिए पॉडकास्ट, बताता हूँ मैं। कि एजुकेशन तो इतने सालों से चली आ रही है कंटिन्यू, एक ही बात को बार-बार बोले जा रहे हैं, ठीक है? फ्रॉड्स हो रहे हैं, कॉल पे भी आ रहे हैं कि भैया कि फ्रॉड होते हैं, ये होते हैं। अगर वो कंटिन्यू नहीं बोली गई बात, तो वो कंटिन्यू चलता रहेगा। तो आपकी बात को हमेशा रखने के लिए, आपकी बात में वज़न होने के लिए आपको बार-बार प्रेज़ेंट होना पड़ेगा। तो सारे फाउंडर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो भी आज तक पॉडकास्ट में नहीं आए हैं, वो तुरंत अपना रजिस्ट्रेशन कराएँ और पॉडकास्ट में आएँ, और एक पॉडकास्ट नहीं, कम से कम 10-10 पॉडकास्ट करें, 10-10 पॉडकास्टर के साथ करें, तो आपकी बात की वैल्यू ऊपर रहेगी हमेशा। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी।